तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। तो भाई साहब, आज के इस वीडियो से आपका यूनिट नंबर 4 जो है वो शुरू कर रहा है भैया। तो बहुत जल्दी जल्दी हमने फर्स्ट यूनिट, सेकंड यूनिट, थर्ड यूनिट कवर किया। अब बारी है फोर्थ यूनिट की, उसके बाद फिफ्थ यूनिट कवर करेंगे। एंड दिस इज हाउ योर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बैच विल बी कंप्लीटेड ऑन यूट्यूब एब्सोल्युटली फॉर फ्री। भैया आपको डिस्क्रिप्शन में जो है प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, ठीक है। तो वहां से आप जाके होल प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हमारे साथ पढ़ सकते हैं, ठीक है भैया। चलिए, अब यूनिट 4 के अंदर आपको मेजरली टेस्टिंग के बारे में बात होने वाली है। कैसे कैसे टेस्टिंग के बारे में बात होने वाली भैया। फर्स्ट यूनिट के अंदर हम वेरियस मॉडल्स देख रहे थे, बिल्कुल भैया, कि एक्चुअली जो एसडीएलसी की प्रोसेस होती है वो कैसी होती है। सेकेंड यूनिट के अंदर हमने ये देखा कि रिक्वायरमेंट्स के साथ क्या मामला किया जाता है। हमने ये भी देखा कि भैया अलग अलग सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए कैसे रिक्वायरमेंट्स को गैदर किया जाता है, कैसे एसआरएस डॉक्यूमेंट को बनाया जाता है। थर्ड यूनिट के अंदर आपने देखा कि भैया रिक्वायरमेंट्स के बेसिस पे हम डिजाइन कैसे करते हैं। डिजाइन करने के बाद अब आता है डेवलपमेंट फेज की भैया डिजाइन हो गई हमारी पूरी सॉफ्टवेयर, अब हमें उसे एक्चुअली कोड करना है। तो ये कोडिंग के लिए इंडिविजुअली कोई चैप्टर नहीं है, क्योंकि डेवलपमेंट तो भैया बेस्ड ऑन द सॉफ्टवेयर आपको अलग अलग बनाना पड़ेगा, करना पड़ेगा। बट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर डिजाइनिंग के बाद हम डेवलपमेंट करते हैं। डेवलपमेंट आपका प्रैक्टिकली होता है, बट इसके बाद डेवलपमेंट के बाद हमें करना होता है टेस्टिंग। क्या करना होता है बेटा? टेस्टिंग को। तो फोर्थ यूनिट के अंदर आपको भैया टेस्टिंग जो है आप पढ़ने वाले हैं। तो फोर्थ यूनिट के अंदर हम टेस्टिंग पढ़ेंगे कि एक्चुअली जब आपका सॉफ्टवेयर बन जाए तो हाउ टू टेस्ट इट। अब यूनिट 4 के अंदर पहले अभी एक दो वीडियोस में हमें एनालिसिस पढ़ना होगा कि सॉफ्टवेयर एनालिसिस क्या होता है, ठीक है। तो आज के इस वीडियो के अंदर थोड़ा सा सॉफ्टवेयर एनालिसिस पढ़ेंगे। टेस्टिंग जो है मे बी कल या परसों वाली वीडियो से जो है वो शुरू हो जाएगी। अब अगर मैं बात करूं सॉफ्टवेयर एनालिसिस की, तो सॉफ्टवेयर एनालिसिस भैया आपके डेवलपमेंट में आपने कोड लिख लिया। अब कोड को एक्चुअली एग्जीक्यूट या रन करने से पहले आपने एक बार कोड को थोड़ा एनालाइज कर लिया कि भैया कोई बग तो नहीं है, कोई एरर तो नहीं है, कोई कुछ है तो नहीं। इसी फेज को, इसी इवैल्यूएशन, इसी रिव्यू करने वाली फेज को हम कहते हैं सॉफ्टवेयर एनालिसिस। तो सॉफ्टवेयर एनालिसिस इज द प्रोसेस ऑफ रिव्यूइंग इवैल्यूएटिंग द सॉफ्टवेयर टू एंश्योर इट इज कंप्लीट, करेक्ट एंड मीट्स यूजर रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो बेसिकली ये बिफोर टेस्टिंग आपको किया जाता है। हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग इश्यूज बिफोर टेस्टिंग बिगिंस। तो टेस्टिंग का तो एक अलग फेज ही होता है, प्रॉपर ढंग से टेस्टिंग की जाती है सॉफ्टवेयर की कि क्या सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से सॉफ्टवेयर बनाया गया है या नहीं बनाया गया है, क्या रिक्वायरमेंट्स को मीट कर रहा है, क्या यूजर को पसंद आएगा, क्या आएगा, फलाना ढंग का सब कुछ जो है टेस्टिंग में किया जाता है। लेकिन उससे पहले होता है ना भैया, हमने क्या किया कि एक्चुअल हमने मान लीजिए कॉपी लिखी, अपनी एग्जाम्स के अंदर कॉपी लिखी। अब उसको एक्चुअली इवैल्यूएटर तक पास करने से पहले हम एक बार उसको एनालाइज कर लेते हैं कि भैया कुछ गलत तो नहीं लिख दिया, सब करेक्ट लिखा है ना, सब अच्छे से लिखा है ना। इसी को कहते हैं एनालिसिस। तो सेम चीज हम कोड के साथ करते हैं। इस एनालिसिस वाले फेज के अंदर हम देखते हैं कि भैया कोड का स्ट्रक्चर सही है क्या कोड की क्वालिटी सही है, क्या कोड का लॉजिक सही है। मैनुअली इसे हमने चेक कर लिया लाइन बाय लाइन, फंक्शन बाय फंक्शन, ठीक है भैया। तो इस तरीके से जो है आपका सॉफ्टवेयर एनालिसिस किया जाता है। एग्जाम के अंदर आपको क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज सॉफ्टवेयर एनालिसिस एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक एनालिसिस एंड डायनेमिक एनालिसिस। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम इन्हीं दो टॉपिक्स पे कवर कर रहे होंगे, ठीक है। तो पहले आप इसे नोट करिए, फिर स्टैटिक और डायनेमिक एनालिसिस हम देख लेते हैं, ठीक है भैया। तो ये हो गया आपका सॉफ्टवेयर एनालिसिस। नाउ कम्स द स्टैटिक एनालिसिस। तो स्टैटिक एनालिसिस एज द नेम सजेस्ट, यहां पर जो है स्टैटिक नेचर होगा। मेरी बात आप समझिए कि भैया अगर आपने डेवलपमेंट किया है या फिर अगर आपने कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे काम किया है, लेट्स सपोज एग्जांपल C++, तो एक होता है कंपाइल टाइम और एक होता है रन टाइम। मेरी बात आपको समझ में आई भैया? हमने कोड लिखा, ठीक है, हमने कोड लिखा। अब जैसे ही आपने रन बटन दबाया तो आपका जो कंपाइलर है, आप कोई भी कंपाइलर यूज कर रहे हो, आपका जो कंपाइलर है या जो कोड एडिटर है वो सिंपली क्या करेगा, उस पर्टिकुलर सेट ऑफ कोड्स को, उस पर्टिकुलर आपका .cpp फाइल को कंपाइल करेगा। कंपाइल करने का मतलब होता है उसे मशीन कोड में एग्जीक्यूट करना, मशीन कोड में कन्वर्ट करना, क्योंकि आपका जो कंप्यूटर है वो तो मशीन कोड समझता है, तो मशीन कोड में कन्वर्ट करना। अब ये जो मशीन कोड है ये एक्चुअली भैया आपका रन होता है और आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है। तो जो मशीन कोड के बाद वाली रन होने वाली प्रोसेस है उसे हम कहते हैं रन टाइम, और जो मशीन प्रोसेस से मशीन कोड के पहले वाली जो कंपाइल वाली प्रोसेस है उसे हम कहते हैं कंपाइल टाइम। तो ऐसा कहा जाता है कि कंपाइल टाइम में जब लाइन बाय लाइन सब कंपाइल हो रहा होता है तो उसे स्टैटिक टाइम बोला जाता है या स्टैटिक हिसाब किताब बोला जाता है, इट इज स्टैटिक नेचर। और जब रन टाइम में चीजें रन हो रही होती हैं तो उसे हम डायनेमिक नेचर कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? डायनेमिक नेचर कहते हैं। सेम चीज यहां पर हो रही है कि एक्चुअल कोड को रन करने से पहले
जो आप एनालिसिस कर रहे होते हैं, जो आप लाइन बाय लाइन चेक कर रहे होते हैं, उसे कहते हैं स्टैटिक एनालिसिस। रन करने से पहले, जैसे कंपाइलिंग रन करने से पहले होती है ना, आज भी रन करने से पहले होती है, तो स्टैटिक एनालिसिस रन करने से पहले, रन कर दिया आपने प्रोग्राम को, उसके बाद डायनेमिक एनालिसिस किया जाता है कि एक्चुअल आउटपुट जो है, जो हमने सोचा था आउटपुट वैसा आउटपुट है क्या, क्या ही कुछ गलत तो नहीं आ गया, कहीं भी कोई मेमोरी लीकेज तो नहीं हो रहा है, कहीं कोई क्रैश तो नहीं हो रहा है। ये सारी चीजें हम डायनेमिक एनालिसिस में देखते हैं। तो स्टैटिक एनालिसिस आपको समझ में आया भैया? कोड को एग्जीक्यूट यानी कि रन करने से पहले जो एनालिसिस हम करते हैं उसे हम कहते हैं स्टैटिक एनालिसिस। स्टैटिक एनालिसिस मैनुअली किया जाता है या फिर कुछ सर्टेन टूल्स के साथ किया जाता है, ठीक है भैया? तो एग्जामिनिंग द कोड डिजाइन एंड डॉक्यूमेंटेशन, मैनुअली हम कोड को चेक कर रहे हैं लाइन बाय लाइन। तो इसके कुछ टेक्निक्स होते हैं, जैसे कोड को रिव्यू किया जाता है भैया, बहुत सारे टीम मेंबर साथ में बैठते हैं और मैनुअली जो है कोड को लाइन बाय लाइन एग्जामिन करते हैं। देन सेकंड टेक्निक इज कोड इंस्पेक्शन। अब इस पे क्या है, आपको डायरेक्टली शॉर्ट नोट पूछा जा सकता है, तो कोड इंस्पेक्शन में नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको डिटेल में पढ़ा रहूंगा। अभी के लिए आप ऐसे समझो कि भैया फॉर्मल और डिटेल रिव्यू होता है ऑफ डिजाइन और कोड। हम कोड को डिटेल में थोड़ा सा रिव्यू करते हैं, ठीक है भैया? तो अभी के लिए आप इतना समझो, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर अच्छे समझा दूंगा। देन कम्स द वॉक थ्रू। वॉक थ्रू का मतलब क्या होता है कि हमने क्या किया, सभी डेवलपर्स का एक ग्रुप डिस्कशन रख लिया और ग्रुप डिस्कशन के अंदर हम भैया कोड के अंदर रखे हुए बग्स को, एरर्स को फाइंड आउट कर रहे हैं, प्रॉब्लम्स को फाइंड आउट कर रहे हैं। तो दिस इज वॉक थ्रू। तो इन तीनों टेक्निक्स से जो है आपका स्टैटिक एनालिसिस किया जाता है। नाउ कम्स द एडवांटेजेस। एडवांटेजेस भैया यही है स्टैटिक एनालिसिस में, आप जो है कोड को रन करने से पहले आप जो है बग डिटेक्ट कर लेते हैं, तो अर्ली बग डिटेक्शन हो जाता है। कोड की क्वालिटी आप इंप्रूव करते हैं, कहीं भी भैया एरर दिखा, कहीं पे भी कोई खराब चीज दिखी, आपने तुरंत उसे चेंज कर लिया, बिल्कुल भैया। देन कॉस्ट इफेक्टिव होता है, फाइंड इश्यूज बिफोर टेस्टिंग, क्योंकि टेस्टिंग फेज के अंदर कॉस्ट लगती है, टेस्टर्स आते हैं उन भैया वो आपको जो है कुछ कॉस्ट लगता है, उनको कॉस्ट पे करना पड़ता है और वो आपके प्रोग्राम को टेस्ट करते हैं। मगर अगर आपने टेस्टिंग फेज से पहले ही एक छोटा सा एनालिसिस कर लिया और छोटे मोटे बग्स को फिक्स कर दिया तो आपका जो है कॉस्ट बच गया। तो दिस इज कॉस्ट इफेक्टिव ऑल्सो। अभी कुछ सर्टेन पॉपुलर टूल्स हैं जो कि यूज किए जाते हैं, जैसे सोनार क्यूब हो गए, आपका चेक स्टाइल हो गया, आपका पायलेंट हो गया और पीएमडी हो गया। रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, याद रहे तो लिख देना, वरना इतना जरूरी नहीं है। इसे आप नोट करके आप रख लो और इसे आप जो है स्टैटिक एनालिसिस में लिख देंगे, ठीक है? अब इसके अंदर जैसे कोड इंस्पेक्शन है, ये कोड रिव्यू है, वॉक थ्रू है, इन्हें थोड़ा सा इलैबोरेट कर लिख देना। यहाँ पे दिस इज नॉट पॉसिबल कि भैया मैं आपको बहुत सारा लिखवा दूं, एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग बच्चे नहीं लिखेंगे, पता है, आप भी नहीं लिखोगे। अगर मैंने बहुत ज्यादा लिखवा दिया ना तो पहले तो आपको कंफ्यूजन होगा, दूसरा आप लिख नहीं पाओगे अपनी कॉपी के अंदर, हाथ दर्द करने लगता है भैया, इतने सारे लेक्चर्स हैं, ठीक है? तो मैं आपको कम लिखवाता हूँ, टू द पॉइंट लिखवाता हूँ, ताकि एग्जाम के अंदर आपको एग्जैक्ट स्ट्रक्चर पता रहे कि अच्छा पहले डिफाइन कर दूंगा, फिर उसके बाद नंबर ऑफ टेक्निक्स लिख दूंगा, उसके बाद एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस लिख दूंगा, ठीक है? तो इस स्ट्रक्चर में आपको लिखवाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है? तो इसे आप नोट करिए फटाक से। नाउ कम्स द भैया डायनेमिक एनालिसिस। डायनेमिक एनालिसिस आपका कोड एग्जीक्यूशन के दौरान होता है, ठीक है? जब आपने रन बटन क्लिक कर दिया उसके बाद होता है। एनालाइजिंग सिस्टम बिहेवियर बाय रनिंग द सॉफ्टवेयर। आपने सॉफ्टवेयर को रन किया, अब आपने एनालाइज किया कि अच्छा रन कर दिया है, अब कहीं पे भैया कुछ लाल कलर का एरर तो नहीं आ गया, तो वो चीज जो है कोड एग्जीक्यूशन के बाद पता लगती है। तो इसका एम क्या होता है, रन टाइम में क्या एरर्स आ रहे हैं उन्हें डिटेक्ट करना। रन टाइम में एरर्स क्या क्या हो सकते हैं भैया, मान लीजिए कोई मेमोरी कहीं एलोकेट हो गई, या रन टाइम में और क्या एरर्स हो सकते हैं। रन टाइम में कुछ मान लीजिए एरर हो सकते हैं कि कोई फंक्शन अच्छे से नहीं चल रहा है, मान लीजिए कि कहीं पर क्या हो गया, हमने कुछ डिवीजन किया है, तो डिवीजन में जो है आपके डिनोमिनेटर में 0 आ गया, तो ये आपके इनफाइनाइट यानी कि आपका कंटिन्यूअस लूप प्रॉब्लम चल रहा है। कुछ इस तरीके से जो है आपके रन टाइम एरर्स हो सकते हैं जो कि कंपाइल टाइम पे हम फिक्स नहीं कर पाए, तो इन्हें कहते हैं रन टाइम एरर्स, ठीक है? तो कुछ रन टाइम एरर्स होते हैं, मेमोरी लीक हो रहा है कहीं से। मेमोरी लीक का मतलब क्या है कि अब ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ में आपके नहीं जाऊँगा, लेकिन कई बार जब हम कोड में अपने पॉइंटर्स वगैरह का यूज़ करते हैं तो वहाँ पर मेमोरी लीक का खतरा रहता है, क्योंकि पॉइंटर्स को इंडिविजुअली, पॉइंटर की जो मेमोरी बनती है ना, जो डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट होती है, उसे खुद से डिलीट करना पड़ता है। लेकिन आपने अगर डिलीट नहीं किया तो वो जो मेमोरी है वो एज अ मेमोरी लीक रहेगा। मेमोरी लीक का मतलब क्या है कि आपकी मेमोरी के अंदर कोई एक स्पेस जो है वो कहीं पर एलोकेट हो गई है और उसे आप एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, ना ही उसे आप डिलीट कर पा रहे हैं, तो वो मेमोरी जो है आपकी वेस्ट चली गई, वो आपकी मेमोरी ब्लॉक वेस्ट चला गया, अब वो किसी यूज में नहीं है, तो इसे हम कहते हैं मेमोरी लीक। तो मेमोरी लीक्स कहीं पे हो रहे हैं, इसकी वजह से क्या क्रैशेस होने लगते हैं, ठीक है? तो ये सारी चीजें हैं। मेजरिंग परफॉर्मेंस एंड कवरेज, तो भैया ये परफॉर्मेंस वगैरह भी आप जो है मेजर करते हैं, ये सब डायनेमिक एनालिसिस का जो है एम होता है। तो इसमें सभी चीजें वो हैं जो रन टाइम पे काम करती हैं, जैसे रन टाइम एरर्स फाइंड करना, मेमोरी लीक्स हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं वो सब फाइंड आउट करना, कोई क्रैश तो नहीं हो गया, वो परफॉर्मेंस कैसी आ रही है, कवरेज कैसा हो रहा है, वो सारी चीजें चेक करना। नाउ कम्स द एडवांटेजेस कि भैया आपका जो एक्चुअल बिहेवियर है, कैसा सॉफ्टवेयर चल रहा है, वो चीज वैलिडेट हो जाती है आपके डायनेमिक एनालिसिस
एनालिसिस के अंदर। नाउ हेल्प्स आइडेंटिफाई बग्स नॉट विजिबल थ्रू स्टैटिक एनालिसिस। आपने कोड देखा, अब कोड देखते टाइम पे तो आपको कुछ बग्स नहीं समझ में आए, लेकिन जब आपने कोड को एग्जीक्यूट किया तब कुछ बग्स आ गए। तो भैया यहाँ पर रन टाइम वाले बग्स को आइडेंटिफाई करना जो है इसका काम होता है। तो ये आपका हो गया डायनेमिक एनालिसिस। अब ये कुछ टूल्स हैं जो कि डायनेमिक एनालिसिस में जो है काम आते हैं। याद रहे तो अच्छी बात है, नहीं याद रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो इसे आप नोट करिए फटाक से। तो दिस वाज अ लाइट वीडियो। यहाँ पर हमने नॉर्मल सॉफ्टवेयर एनालिसिस देखा, स्टैटिक एंड डायनेमिक एनालिसिस के बीच में डिफरेंस देखा। अब मिलते हैं आपके नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कोड क्या था यार, क्या था, कुछ शब्द था ना, रुको भूल गया मैं। कोड इंस्पेक्शन क्या होता है वो हम देखने वाले, ठीक है भैया। मिलते हैं आपके नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए चीज़ों को रिवाइज करिए, नोट्स बहुत अच्छे से बनाइएगा, अपना ध्यान रखिएगा और आपका बहुत बहुत धन्यवाद।